सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने चैनल पर एक नया सीरीज, एक नई श्रृंखला मैं प्रारंभ कर रहा हूं, प्रश्न उत्तर श्रृंखला यानी एमसीक्यू सीरीज। इसके तहत हम लोग, जैसा कि आप देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर एमसीक्यू सीरीज चलता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बहुविकल्पी आंसर सीरीज चलाए जाते हैं और प्रश्नों का हल किया जाता है। देखिए, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना और महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझना, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है तैयारी के दौरान। और चूंकि जब भी आप परीक्षा में बैठें तो परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, इसकी प्रवृत्ति भी जानना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है तैयारी का। और यह तभी पता चलता है जब हम प्रश्नों को हल करें। और प्रश्नों को हल करना ही बड़ी बात नहीं होती है, प्रश्नों को समझकर हल करना बड़ी बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई YouTube के पर हजारों एमसीक्यू सीरीज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप सीरीज बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैनल पर चल रहे हैं। वास्तव में भारत विद्वानों की धरती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्वेश्चंस की कमी नहीं हुई, क्वेश्चन सीरीज की कमी नहीं होगी। हम लोग क्या करेंगे? देखिए, हम अपने इस चैनल के तहत और इस श्रृंखला के तहत, इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के तहत प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। ऐसे प्रश्न लेंगे जो परीक्षा में आ चुके हैं या आगे आने वाले दिनों में आएंगे। और हमारा उद्देश्य यह है कि इन प्रश्नों से बहुत सारे नए प्रश्न भी तैयार हों आपके, यानी यह प्रश्न एकांगी ना हो। समस्या या प्रश्न हल के दौरान यह परीक्षा या विषय के बहुत सारे अंगों को समाहित करें। यानी क्वेश्चन आप एक हल करें, इसके साथ कई क्वेश्चन हल हो जाएं। और हमारे इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला का, ये क्वेश्चन आंसर टाइप सीरीज को शुरू करने का एक बहुत बड़ा मूल कारण यही है कि आपका जो ज्ञान की झोली, उसमें वृद्धि हो, यानी वो बहुत ज्यादा बढ़े। ठीक है ना? तो अपने इसके तहत आप देखेंगे कि जो भी आंसर होंगे, वो प्रश्न होंगे, वो सारगर्भित होंगे। सारगर्भित मतलब वो अपने साथ बहुत सारे प्रश्नों को समाहित करेंगे, पीछे जो आ चुके हैं, आगे जो आपके परीक्षा में आएंगे। और ये चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो और सारे एसएससी बैंक, जो भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए की महत्वपूर्ण उपयोगी। जो कठिन से कठिन हल करना चाहेगा उनके लिए भी उपयोगी है, जो सरल से सरल प्रश्न हल करने चाहेगा उसके लिए भी उपयोगी है। तो आज यह श्रृंखला शुरू किया जा रहा है। कोशिश यही रहेगा कि यह श्रृंखला रेगुलर चले और रेगुलर आपको एक वीडियो, कम से कम एक लेक्चर वीडियो मिलता रहे। यही नहीं, प्रारंभिक श्रृंखला के तहत हम लोग जो, जैसे मान लीजिए 2, 4, 5 श्रृंखला हल कर लिया गया या टेस्ट सीरीज हल कर लिया गया, तो उसमें परंपरागत क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद कुछ टेस्ट सीरीज जो रहेंगे उसमें करंट के रहेंगे, करंट के अलग से रहेंगे। तो इससे यह होगा कि आपको हर रेगुलर इंटरवल पर परंपरागत प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में करंट के प्रश्न भी मिलेंगे। ठीक है? और आप इसे खुद समझ देखिए, खुद इसका लाभ लीजिए, साथ में अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, उन्हें बताइए, क्योंकि यह एक पूर्ण रूप से क्रांति के रूप में ये इसको हम आज शुरू कर रहे हैं। और आप खुद देखेंगे कि इससे आपके तैयारी में बहुत धार आएगा। इससे आप खुद समझेंगे और खुद देखेंगे, और इसको हल कराने का तरीका भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी अलग ही रहे। तो इस तरह से शुरू कर रहे हैं। कोशिश रहेगा कि एक दिन में 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। देखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन को हल करना बड़ी बात नहीं है, हम एक दिन में 100 क्वेश्चन हल करा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि कितने क्वेश्चन हम आपको सही ढंग से समझा पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको क्वेश्चन समझा कर हल कराएं। ठीक है? ताकि उस विषय का, उस चैप्टर का भी आप अच्छी पकड़ बना सके। ठीक है? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग लेने जा रहे हैं
और उस क्वेश्चन में हम लोग सारगर्भित प्रश्न लेने जा रहे हैं। प्रश्नों को हल करने का तरीका भी देखेंगे, समझेंगे और नए प्रश्नों को सीखेंगे, पुराने प्रश्नों को भी समझेंगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसे आप देखें, लाभ लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जरूर बताएं आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, परंपरागत क्वेश्चन रहेंगे जनरली, चाहे हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, जियोग्राफी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, साइंस से हो। जो परंपरागत क्वेश्चन होते हैं यहां से लिया जाएगा, उसके बाद करंट के भी नेक्स्ट सीरीज करंट्स का भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहला प्रश्न ले रहे हैं, विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कहां किया गया? दुनिया के स्तर पर कपास का उत्पादन कहां किया गया? तो पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है यूएसए और चौथा ऑप्शन है यानी डी है भारत। देखिए, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भले ही संस्कृतियां बहुत पुरानी रही हो या मानव सबसे पहला मानव अफ्रीका में चला, यह भी बताया जाता है, लेकिन आप एक चीज हमेशा जाने कि पहली बार सभ्यता का पदार्पण भारत में हुआ। ठीक है, पहली बार सभ्यता का पदार्पण, सभ्य मानव जीवन का पदार्पण जो है वो भारत में हुआ। दुनिया को नग्नता से हटाकर, यानी आदिम मानव को नग्नता की संस्कृति से हटाकर, नग्नता की संस्कृति से निकालकर पहली बार वस्त्र पहनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतवर्ष ने किया। इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत। अब प्रश्न उठता कि भारत में कब हुआ? देखिए, दुनिया में पहली बार कपास का उत्पादन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। सबसे पहली बार कपास का उत्पादन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन। तो जाहिर सी बात है, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन जो है, सर्वप्रथम वस्त्र पहनाने का काम जो है वो भारतवर्ष ने किया। और भारत में कहां हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि भारत के जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से वस्त्र के, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले। तो उसी सूती वस्त्र के साक्ष्य से अंदाजा लगाया गया और बहुत सारी जगह मिले हैं। तो इससे अंदाजा लगा कि कपास का जो उत्पादन है वो सबसे पहली बार भारत के अंदर कहां किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता के काल में, यानी सैंधव काल में किया गया। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर अगर देखा जाए देश के अनुसार तो भारतवर्ष होगा। भारत में कब? सिंधु घाटी काल में, यानी सिंधु सभ्यता के काल में, सिंधु घाटी सभ्यता के समय इसका उत्पादन किया गया। और जो स्पष्ट साक्ष्य मिला था मोहनजोदड़ो से। 3-4 प्रश्न आपके इस प्रश्न के अंतर्गत हो गए। ठीक है ना? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो हुआ भारत। भारत के सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार कपास का उत्पादन किया गया। ठीक है ना? अब दूसरा प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट हिंदू वाद्य यंत्र वीणा, कौन सा मुगल सम्राट हिंदू वाद्य यंत्र वीणा जो सरस्वती जी के पास रहता है, वीणा का कुशल वादक था? अब जब इस प्रश्न को आप देखेंगे तो पहले जरा इसका ऑप्शन देख ले, फिर हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अकबर, बी औरंगजेब, जहांगीर और डी जो है वो शाहजहां। अब इस प्रश्न को ऑप्शन अगर देखा जाए तो जब हिंदू वाद्य यंत्र की बात आ रही है तो ज्यादातर बच्चों के मन में यह बात आ जाएगा कि भाई अकबर उदार था। तो अकबर चूंकि उदार था तो जाहिर सी बात है हिंदू वाद्य यंत्र को बजाने का काम तो अकबर ही करेगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अकबर नहीं है। अकबर जो है
कुशल नक्कारा वादक था, कुशल नक्कारा बजाता था, बहुत बढ़िया नक्कारा। अगर ये आपके प्रश्न में अगर ये आ जाए कि कौन सा मुगल सम्राट कुशल नक्कारा वादक था, तो देखिए एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं आपकी। ये जो हल कराने का तरीका है, ये जो हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, ये एक तरीके से बहुत बनावटी नहीं रहेगा कि हम YouTube चैनल पर वीडियो बना रहे हैं और बिल्कुल एक बनावटी तरीके से हल करें। ऐसा हम लोग नहीं हल करेंगे। ऐसा हल करेंगे तो ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। तो हजारों चैनल है, हर लड़का पढ़ के विद्वान बन जाता है। हम लोग इसको जमीनी स्तर पर रखकर हल करेंगे प्रश्नों को। प्रश्नों का हल करने का तरीका हम लोग का औरों से अलग रहेगा, ये देखने का हम लोग कोशिश करेंगे। यानी प्रश्नों को हम लोग इस ढंग से हल करें कि वो आपके अंदर आत्मसात हो जाए। और अगर आप हमारे ध्वनि को ऐसा याद करेंगे तो एग्जामिनेशन जब हाल में आप बैठेंगे तो वहां याद रहेगा। ये क्लास में जब ऑफलाइन में कोई, अब हम ऑनलाइन क्लास भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, आप लोग इसको जरूर देखें। और ऑफलाइन जब मैं क्लास हाल में पढ़ाता तो भी मैं तेजी से बोलता हूं, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं एग्जामिनेशन हाल में याद था सर, हम आपका आवाज हमें याद हो रहा था। तो इसलिए अगर आप इसी ध्वनि कर्कश मतलब आवाज तेज है, अगर आप इसी आवाज में इसको याद करेंगे, सुनेंगे बार बार, प्रश्न याद हो जाएगा। मेरा मानना है कि प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रश्न को समझने का प्रयत्न करें, समझकर आत्मसात करें। बहुत संभव अगर हो तो आप किताब से भी उसको ढूंढें, उसके बारे में और पढ़ें। वैसे सारी कहानी बताने का प्रयत्न मैं यहां आपको करूंगा। तो बहुत लोग, सभी लोग, ज्यादातर लोग इसको उत्तर अकबर लगाएंगे, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, इस प्रश्न का उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब को मैं दानवीय मुगल कहता हूं। भारत में अकबर ने जिस मुगल संस्कृति का नींव डाला, जिस उदार संस्कृति का नींव डाला, जिस सुलहे कुल की नीति की स्थापना अकबर ने की, सबके साथ शांति और भाईचारे का, उसको जड़ से खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने वर्षों से चली आ रही गंगा जमुनी संस्कृति के जड़ को खोदने का काम किया। और औरंगजेब की यही सबसे बड़ी भूल मुगल साम्राज्य के पतन का कारण ही बनी। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य बिखर गया, लेकिन कल्पना शायद बहुत कम लोग कर सकते हैं कि इसका कुशल वीणा वादक कौन था। औरंगजेब था। हिंदू वाद्य यंत्र बजाता था। हालांकि आपको जान के आश्चर्य होगा, औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दिया था। संगीत पर उसने रोक लगा दिया था, इतिहास लेखन पर रोक लगा दिया था। पूजा पाठ तो आप जान ही रहे हैं, उसने मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया था, जजिया कर पुनः लगवा दिया था। एक प्रश्न के अंदर हम लोग कई तथ्य पढ़ रहे हैं। यानी अब इससे आपका पढ़ाई भी बहुत सरल हो जाएगा। इसीलिए इस रूप में मैं नए ढंग से यही मैंने सोचा कि मेरे पीछे उद्देश्य 10 ही क्वेश्चन बताएं, लेकिन सारगर्भित हो, ऐसा हो कि आपके मन को झकझोर दे। वही मेरा यहां प्रयास भी है। तो इसका उत्तर कौन हो गया? औरंगजेब। अगर अकबर की बात कभी आती है तो कुशल नक्कारा वादक जो है, आप अकबर को बता सकते हैं। एक प्रश्न के अंदर कई सारे प्रश्न हम लोग यहां जान लिए। आप बार बार इसको सुनिए और बार बार इसको समझिए। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सलाहकार कौन था? अभी देखिए यहां बहुत प्रश्न निकलेगा। नंबर ए, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। जरा गहन अध्ययन करिए। ज्ञान ऊपरी सतह नहीं होता है। मैंने ये देखा है,
लोग सोचते हैं कि ज्ञान बड़ा ऊपरी परत होता है, ज्ञान बहुत अंदर तक जाता है, बल्कि आप समझ लीजिए बाल का खाल भी निकलता है। और जब ज्ञान रूपी समुद्र में आप बहुत अंदर तक गोता लगाएंगे तभी आप मोती प्राप्त करेंगे। इसलिए ज्ञान में कोई ऊपरी परत नहीं होता। जैसे लोग सोचते हैं कि भाई बस एक बार देखो समझ जाओ, ऐसा नहीं है। आपको ज्ञान के लिए बहुत अंदर तक डुबकी लगाना। अगर ज्ञान की मोती प्राप्त करना है तो ज्ञान रूपी अथाह सागर में आपको बहुत गहराई तक जाकर गोता लगाना पड़ेगा, तभी ज्ञान रूपी मोती आपको प्राप्त मिलेगी। क्योंकि ज्ञान एक अथाह सागर है, उसमें आप डुबकी लगाइए अंदर तक, तब ज्ञान रूपी मोती प्राप्त करिए। इसलिए बहुत गहन अध्ययन के रूप में आप 10 क्वेश्चन ही रोज जाने, बहुत बात 10 क्वेश्चन आप रोज जानेंगे तो महीना में तो 300 क्वेश्चन जान गए, साल में कितने जान गए आप? और 300 क्वेश्चन पे मेरा मानना है कि अगर मैं जिस आपको पूर्ण विस्तृत रूप से बता रहा हूं जिस विस्तृत हुए, तो 300 क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन हल करने के आप बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। भाई अगर कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा, समझना नहीं चाहेगा, तो उसको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, अगर आप हमारी बात को आत्मसात करके इसको उतारेंगे और सही से इसको ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित ही आप 300 प्रश्नों के ऊपर 1000 प्रश्न हल करने के लायक हो जाएंगे, बल्कि कई हजार प्रश्न हल करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दूसरा डॉक्टर अंबेडकर, तीसरा यानी सी वी एन राव, बी एन राव, और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। ये हो गया 4 विकल्प। अब जाहिर सी बात है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार लोग जानते भी हैं, तो बहुत लोग के मुंशी भी सोचेंगे, बहुत लोग डॉक्टर अंबेडकर भी सोचेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे। बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, इस प्रश्न का जो सटीक आंसर है वो है बी एन राव। बी एन राव का पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। आपको जान के आश्चर्य होगा, संविधान सभा के अंतर्गत 2 लोग संविधानविद माने जाते थे, एक के एम मुंशी, दूसरा बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव। यही कारण है कि बेनेगल नरसिंह राव को पूरे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, संविधान का पहला खाका अगस्त 1947 को अगर बनाकर संविधान सभा के समक्ष किसी ने प्रस्तुत किया तो वो थे बी एन राव। ये प्रश्न आईएएस में आ भी चुका है कि अगस्त 1947 को किसने संविधान का खाका बनाकर संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। और बहुत लोग इसको डॉक्टर अंबेडकर लगाएंगे, जिन्होंने ये रटा है कि संविधान का खाका डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था, उन सारे लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर ही लगाया होगा। और यह प्रश्न आईएएस में आया है, सभी लोग, ज्यादातर लोग यही लगाए होंगे। ऑप्शन में डॉक्टर अंबेडकर भी था इसलिए लगाए होंगे, लेकिन असल में आंसर था बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट हम लोग चौथा प्रश्न देखा जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको 2-4 प्रश्न जरूर मिले होंगे। चौथा, आप प्रश्नों को जज मत करें, प्रश्नों को आत्मसात करने का, जज मत करिए कि कितना मिल रहा कितना जा रहा। आप प्रश्नों को पूरे आनंद से उसको आत्मसात करने का प्रयत्न करें, या देखें कि कितना ज्यादा आपके ज्ञान की झोली में वृद्धि हो रही। ठीक है ना। ये ना देखें कि कितने सुंदर प्रश्न हैं या कितने ज्यादा ऐसे प्रश्न हैं कि अन्य जगह है कि नहीं है। टेस्टिंग
टेस्टिंग नेचर नहीं रखें। आप जो है इसको एक समझ का नेचर रखें, आत्मसात करने का, या इससे कुछ सीखने का नेचर रखें। जिस दिन आप सीखने का प्रयत्न कर लेंगे, आप देखिए उसी दिन से आपकी तैयारी अच्छी होनी प्रारंभ हो जाएगी। जिस दिन से आप अपना नेचर लर्निंग बना लेंगे, सीखने की प्रक्रिया बना लेंगे। तैयारी के दौरान ये बहुत बड़ा ये एक तरीका होता है कि आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति डेवलप होनी चाहिए। हर जगह मीन मेख निकालने वाली, हर जगह कमी निकालने वाली, ये यानी आपका ध्यान समस्या से ज्यादा समस्या के समाधान पर होना चाहिए। यानी एक समस्याग्रस्त व्यक्ति के रूप में या समस्याग्रस्त विद्यार्थी के रूप में आपको नहीं सामने आना है, बल्कि एक समाधान करने वाले विद्यार्थी के रूप में आना है। तो आप देखिएगा तैयारी बहुत सरल हो जाएगी। ठीक है। चौथा प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है? किसके अंतर्गत निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर निहित होती है? नंबर ए संसद, नंबर बी प्रधानमंत्री, नंबर सी मंत्रिपरिषद, और नंबर डी राष्ट्रपति। अब देखिए, देखने में यह प्रश्न बहुत सरल लग रहा है और जाहिर सी बात है, ज्यादातर लोग जानते हैं कि कार्यपालिका का जो मूल मुखिया होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है, या मंत्रिपरिषद ही कार्यपालिका है, यानी प्रधानमंत्री सहित उसका मंत्रिपरिषद कार्यपालिका है। तो जो लोग इस प्रश्न को अक्षरशः नहीं जान रहे होंगे, ठीक है, मेरा मानना है कोई सभी लोग जान रहे होंगे, मैं अपने ढंग से समझा रहा हूं। जो लोग इस प्रश्न को अक्षरशः नहीं जान रहे होंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है या तो प्रधानमंत्री लगाएंगे या तो मंत्रिपरिषद लगा देंगे, और बहुत लोग बहुत ज्यादा ज्ञान अगर बुद्धि लगा दिए तो संसद लगा देंगे। लेकिन जो सटीक आंसर जान रहा होगा वो लगाएगा राष्ट्रपति, और वास्तव में राष्ट्रपति भी सही ही है। क्यों सही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी। तो आर्टिकल 53 के तहत इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा